चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल परीक्षा 20 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट के सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि लफर वक्र कर की औसत दर का संबंध किसे प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा सरकार के कुल राजस्व को। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लफर वक्र आपूर्ति पक्ष के अमेरिकी शास्त्री आर्थर लफर ने वर्ष 1974 में बेल वक्र विश्लेषण विकसित किया था, जिसे लफर वक्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोल वॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोल वॉल्ट। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा जो है ये 1998 में शुरू की गई। डी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यद्यपि प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिल्स यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, कोहरा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहरा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर आप बताएंगे। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा पंतजलि ने। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महाभाष्य पुस्तक के लेखक जो हैं पंतजलि हैं। यह पंतजलि द्वारा लिखित एक टीका है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक के कुछ चुने हुए सूत्रों पर लिखित है। शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त पर इसमें चर्चा की गई है। अगला है कि भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा? तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो है कालीकट में उतरा था। देखिए, पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा 1498 को भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और गौरतलब है कि 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया और इसके तहत उसने मसालों के कारोबार करने की संधि की। 1524 में वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत पहुंचा और तब उसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? अगर कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है, मतलब उसे पतले पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? तो उसे कहा जाता है नम्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नम्य। अगला है कि दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है जो गुजरात राज्य के निकट स्थित है। गौरतलब है कि 1961 से 1987 तक दमन द्वीप गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, परंतु 1987 में गोवा जो है राज्य बना और इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2020 में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को विलय द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव ये बनाया गया। अगला है कि चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ की है? तो देखिए, चाक्यार कुथु जो है आपका ये केरल की हो जाएगी। डी उत्तर राइट हो जाएगा, केरल। देखिए, चाक्यार कुथु जो है केरल की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। मुख्य रूप से अत्यधिक परिष्कृत एक आलाप का एक प्रकार है जिसमें कलाकार हिंदू महाकाव्य और पुराणों से कहानियों का वृत्तांत प्रस्तुत करता है। शैली में नर्तक चेहरे के विभिन्न भावों और इशारों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। देखिए, पहला संसदीय फोरम जो है ये वर्ष 2005 में जल संरक्षण
और प्रबंधन पर गठित किया गया था। इसके बाद 7 और संसदीय मंचों का गठन किया गया था। वर्तमान में 8 संसदीय मंच यानी फोरम क्रमशः हैं: जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच 2005, युवाओं पर संसदीय मंच 2006, बच्चों पर संसदीय मंच 2006, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच 2008, आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच ये 2011 और कारीगर एवं शिल्प लोगों पर संसदीय मंच 2013, सहस्त्र विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच 2013। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा। सी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। स्थापना 1963 में हुई थी। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम द्वारा शासित है। स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के संस्थानम समिति के सुझाव पर की गई थी। वर्तमान में भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्राप्त करना है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 100 दिनों का। देखिए, नरेगा यानी कि राष्ट्रीय रोजगार योजना जो विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम को 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था, जिसको 2 फरवरी 2006 को लागू कर दिया गया। यद्यपि नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया। ये एक वैधानिक न्यूनतम मजदूरी को सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। अगला सवाल है कि किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की? अभी मैंने आपको बताया कि संथानम समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC की स्थापना की थी। इस आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता समिति की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है। अगला है 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या फिर बृहत वाहन कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महायान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जन्म जो है 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। गौरतलब है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध धर्म जो है ये 2 पंथों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे और वहीं महायान मूर्ति पूजा और मंत्रों पर विश्वास करते हैं। अगला है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन कौन से हैं? देखिए, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र जो है ये हैं एक्स एंड यक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप जानते ही हैं। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य, इनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, 4 वर्ष का। अगला है कि मनुष्य का कान डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है, मतलब मनुष्य का कान कितने आवृत्ति तक की ध्वनियों को सुन सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज, या फिर कहा जाए 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। देखिए, ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। उनकी अनुभूति मानव कान के द्वारा होती है। इसे श्रव्य तरंगें कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को अविश्रव्य तरंगें कहते हैं। मानव इसको नहीं सुन सकता है।
डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर गुजरात का। देखिए समझ लीजिए, पंजाब का झूमर, राजस्थान का जो है ये आपका घूमर। देखिए पंजाब का झूमर और राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया, महाराष्ट्र का लावड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो इसमें से अगर कहा जाए कौन सी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉली। ये नहीं है। देखिए जिम्नास्टिक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक व्यायाम शामिल है, जैसे संतुलन शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय, धर्मार्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। फ्रेडरिक लुडविन को जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इसको आप एक बार हाईलाइट करके याद कर लीजिए। फ्रेडरिक लुडविन को जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? जैसे राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड सेट, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला सवाल है आपके सामने, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पंजाल श्रृंखला पर एक पहाड़ी दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये 2016 का करंट आया था 2020 में। और रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। तो ये डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ये हो जाएगा सी आंसर, जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जो है कैसी होती है? तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, बढ़ जाती है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार के निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर प्रकार के निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य जो है 2030 तक का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझिए। लाई हरोबा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी आंसर, मणिपुर में। देखिए ओणम जो है आपका केरल का हो जाएगा, गुरेज जम्मू एंड कश्मीर का, लाई हरोबा मणिपुर का, गणगौर जो है राजस्थान का। अगला है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। देखिए बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी जो है ये बिंबिसार को ही माना जाता है। राजधानी जो है ये राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। इस वंश का अंतिम शासक जो है नागवदशक था, जिसको 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने तख्ता पलटकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला है कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहा जाता है स्थल मंडल। भी उत्तर राइट हो जाएगा, स्थल मंडल। अगला है आपके सामने कि कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये एग्जाम में पूछा गया। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका ये होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब ये बदल गए हैं। अगला है आपके सामने कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याओं का योग जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से जो जल जनित है ये आपका हो जाएगा कॉलरा या फिर कहा जाए हैजा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि बैफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो बैफिन द्वीप जो है आपका किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। देखिए बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। खोज जो है मार्टिन फोर्विसन ने किया था। अगला आपके सामने कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पिच का मतलब जो है किसके है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रिकेट से। देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए खेल और उनसे संबंधित शब्द। जैसे कुश्ती में क्या क्या शब्द प्रयोग होता है? हाफ, नेल्सन, डेडलॉक, हीव और होल्ड। और नौकायान में कौन सा होता है? तो बो, बकेट, कार्ड, एर्गोमीटर। और शतरंज में तो गैम्बिट, चेक और बिशप। और क्रिकेट में कहा जाए तो पिच, बाउंड्री, वालंग, चाइनामैन, गुगली, ये जो है आपके क्रिकेट के हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कहा जाए तो दीर्घ वृत्ताकार या फिर कहा जाए अंडाकार के रूप में घूमते हैं। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना से संतति कोशिका में क्या परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर। ऑप्शन वो बी राइट हो जाएगा, बराबर। मौजूद सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोकन अनुदान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ इसकी स्थापना जो है ये राणा कुंभा ने करवाई थी। बी उत्तर राइट हो जाएगा, राणा कुंभा ने। अगला कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा, 5 वर्ष का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है, नल्ला माला पहाड़ी ये नहीं है, जबकि महादेव, राजपीपला और मैकाली ये पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है। तो देखिए जो बैलेंसिंग बीम है इसका प्रयोग जिम्नास्टिक में होता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा, जिम्नास्टिक में। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा खेल का नाम, जैसे ताइक्वांडो, इसमें शब्द जो प्रयोग होता है वो यल, ग्रिप, आर्क और हैंड। जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम, फ्लोर एक्सरसाइज, पुशअप। और तलवारबाजी में फॉयल, एपे और सेबर। और स्क्वैश में जिग जैक, ड्रॉप शॉट और निक्स। अगला है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति का देता है। तो घर्षण बल जो है किसी भी वस्तु को विरोध करता है, तो किसी भी वस्तु का विरोध करता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। डी उत्तर राइट हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो शास्त्रीय इसमें से जो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है वो है कथक। बी उत्तर राइट हो जाएगा, कथक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने कि 10वें सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसमें से 10वें जो सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह थे। जन्म इनका 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे और 1669 में खालसा पंथ की स्थापना की, 1699 में। अगला आपके सामने कि कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयकों के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका जो अंत्योदय अन्न योजना है इसके अंतर्गत कहा जाए तो सबसे गरीब तबका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, सबसे गरीब तबका। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत जल्दी मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो ये आपके जो हैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं सेट के। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे सॉल्व्ड पेपर की सीरीज चल रही है उसमें शिफ्ट नंबर 3 के सवाल को देखते हैं 20 जनवरी 2019 के। और अब मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन करने से गाइस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्वेश्चंस को करवा रहा हूं डायरेक्ट।
भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? राइट हो जाएगा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। भारतीय क्रिकेट के जनक रणजीत सिंह जी को कहा गया है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम भी रखा गया है। दातव्य है कि रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय या फिर पैंक्रियाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मिंटो ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का भी प्रावधान किया था। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान जो है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। डी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या फिर डॉक यार्ड था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसे लघु हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है और यहाँ से विश्व का प्राचीनतम जहाज की गोदी या फिर गोदीवाड़ा के भी अवशेष मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया एग्जाम के लिए, इसको देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं गाइस वो पूरा करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो या फिर जो मसौदा समिति है उसके जो मेन थे अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संघीय समिति तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डेस होता है। तो स्लाइडिंग घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, छोटा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक या फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन वो भी प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते हैं जबकि यूकैरियोटिक्स में होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मत्स्यासन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मत्स्यासन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें से कौन सी एक रबी की फसल है? तो ये हो जाएगा आपका रबी की फसल। अगर कहा जाए मेरे भाई तो इसमें से रबी की फसल तो कोई भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें से कोई भी रबी की फसल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये RRB के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। देखिए, RRB की फसल जो है सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। फसल की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों आदि। देखिए, एक बात यहाँ पर देख लीजिए, जो मतलब सही माना गया था वो ए माना गया था, लेकिन अगर कहा जाए तो ये ए उनके द्वारा माना गया था, लेकिन ये गलत उत्तर था क्योंकि बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का आदि खरीफ की फसलें हैं। तो बाजरा कहाँ से हो जाएगा? बाजरा एक गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया था। अगला कि निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश या फिर सफ़ेद हाथी की भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है। सी उत्तर राइट हो जाएगा, थाईलैंड को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए एग्जाम्स के लिए, इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। देखिए, विश्व के कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम जैसे सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट या फिर कहा जाए कि उगते हुए सूरज का या फिर अर्धरात्रि का जो सूरज है वो किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। और लिली का देश तो कनाडा। और मोतियों का द्वीप बहरीन। और श्वेत शहर जो है ये बेलग्रेड को कहा जाता है। अगला सवाल है कि बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य ये असम में है। और पाकुई बाघ अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। और बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो गरीबी रेखा की गणना जो है ये करता है ऑप्शन नंबर सी, NSSO। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए, समझ लीजिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशन सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये NSSO का फुल फॉर्म होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
तो निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारत का वयोद्ध पुरुष जो है ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। सी उत्तर राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका है, पूरा ये देख लीजिए एक बार। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिसमें इंडिया पत्रिका निकलती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, एक 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर और 1906 कलकत्ता में फिर से बने। उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया और धन के बहिर्गमन यानी निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुस्तक इनकी जो है वो है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पॉइंट जो है आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। अगला है कि शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 जो है कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये 2019 का पेपर है, तो ये पूछा गया है। तो ये करंट उस समय क्या था? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया में। अगला सवाल देखिए, आगे जो आगामी होने वाला है उसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो ये आगामी मतलब आपका होगा वो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी जो है इटली के मिलान और कार्डिना डी एम्पोजो को सौंपी गई है। अगला है कि करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो करारा स्टेडियम जो है आपका ये कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए करारा स्टेडियम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम है इंडोनेशिया में है और बीजिंग स्टेडियम तो ये चीन में है और कॉमनवेल्थ स्टेडियम तो ये कनाडा में है। पॉइंट याद रखिएगा। अगला है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? मतलब भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली जो है सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग की कार्यवाही परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई, जो भारत के समय गवर्नर जनरल थे। 1858 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन भी किया गया, जो बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। अगला है कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक जो है ये कहा जाता है वी आंसर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, वी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। उन्होंने अल्फा एवं बीटा कणों की खोज की। फ्रेडरिक सौडी के साथ कार्य पर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का भी आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। थोरियम से निकलने वाले बी किरणों का अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय गैस की थोरॉन की खोज हुई और रेडियन का जो है रेडॉन का इसका समस्थानिक भी हुआ। अगला सवाल है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका ये हो जाएगा महानदी पर, ए आंसर राइट हो जाएगा। कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, तो ये पूरा एक बार आप देख लीजिए। देखिए हीराकुंड बांध जो है आपका ये महानदी पे बनाया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपकी कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इडुक्की परियोजना तो ये पेरियार नदी पर है और सरदार सरोवर परियोजना तो ये नर्मदा नदी पर है। अगला कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो सांप सीढ़ी का जो खेल है गाइस ये किसने सृजन किया था? राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा वी आंसर ज्ञानदेव ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए मोक्ष पाटम या सांप सीढ़ी खेल का सृजन भारत में 13वीं शताब्दी में मराठी संत और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि पार ट्री पद किस स्पोर्ट्स या फिर खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से है, बी आंसर राइट हो जाएगा कुश्ती से। देखिए पार ट्री पर कुश्ती खेल से संबंधित है। लगभग 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया था। इस खेल की सर्वोच्च संस्था जो है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, यानी कि UWW है। कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्दावली जैसे हीव, मैट, ब्रिज, रिबाउट, हेडलॉक, ये सब जो है कुश्ती से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। अगला सवाल है कि उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो जो है आपका ये उरुग्वे की राजधानी है। देखिए उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो हो जाएगी। सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो हो जाएगा और बोलीविया की राजधानी लापाज और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगी। अगला है कि शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप जो है ये हो जाएगा आपका अमेटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर अमेटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए शासी निकाय AKFI यानी अमेटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी। मुख्यालय जो है आपका ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। देश के अंदर खेल नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी भाग का आयोजन किया जाता है इसके तहत। अगला है कि सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर चार्टर अधिनियम 1853 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853 में। अगला सवाल है कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आर्द्रता। राइट हो जाएगा ए आंसर आपका ये हो जाएगा आर्द्रता। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है कि जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह क्या दर्शाता है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है सोपानी प्रभाव। राइट हो जाएगा ए आंसर, इसे सोपानी प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते। तो आप जानते हैं गाइस कि अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं रहते हैं, जबकि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में मनुष्य रहते हैं। अंटार्कटिका जो है महाद्वीप जो है अंटार्कटिका, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो एग्जाम को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। इस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं रहते हैं। इसके 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है और पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अक्सर देखा जाए तो गाइस 98% भाग जो है इसमें ये बर्फ ही रहता है। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। तो भारत के सबसे पुराने सिक्के जो हैं कौन से थे, एग्जाम में पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, पंच चिन्हित सिक्के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, पंच चिन्हित सिक्के। अगला है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किस भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत के उत्तम प्रशासन के लिए द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है कि राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है, बताइए। फिर से समझिए, राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, संसदीय प्रथा में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो महात्मा गांधी जो है एक बार ही चुने गए थे और वो भी बेलगाम अधिवेशन में। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन में। देखिए 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन आयोजित हुआ। यह अधिवेशन गंगाधर राव देशपांडे के प्रयासों के कारण बेलगाम में आयोजित हुआ। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। तो इसमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी है, तो ये हो जाएगा डी आंसर, बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बैरन द्वीप। अगला है कि सरकार वह कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो सरकार वो कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उसे कहा जाता है एक मुश्त कर। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, एक मुश्त कर। अगला है कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो किसी भी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा होती है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए मेरे भाई, जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/2 mv²। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो थे वो थे महात्मा गांधी। डी उत्तर राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो थे महात्मा गांधी। सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए संघीय शक्ति समिति की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। वित्त व स्टॉक समिति तो ये राजेंद्र प्रसाद ने। और कार्य संचालन समिति तो के एम मुंशी द्वारा ये संचालित। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, इस वजह से गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से क्लास करवा रहा हूँ। तो स्पीड से चलना थोड़ा सा बन जाता है क्योंकि बहुत लंबी क्लास होती जा रही है, तो थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो आप जानते हैं कि एस्टर में ही फल की सुगंध आती है, फल जैसा महकता है। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की पहले अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। राइट हो जाएगा ए आंसर। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेसन यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई। स्थापना का मूल कारण 1999 यानी कि 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की प्रेरणा से हुई। संस्थापक जो थे वो NM जोशी, अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैटिस्टा तथा महामंत्री जो थे वो थे दीवान चमन लाल। अगला सवाल है महाराष्ट्र में रामोशी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो महाराष्ट्र में रामोशी किसान सेना का नेतृत्व जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। राइट हो जाएगा सी आंसर, वासुदेव बलवंत फड़के।
देखिए 1879 में महाराष्ट्र में रामोशी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। इन्होंने लगभग 50 किसानों को संगठित किया, जिसका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्रित करना और संचार व्यवस्था को बंद करना था। फड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन में बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान ने भी प्रभावित किया था। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे कम और घना ग्रह जो है आपका ये हो जाएगा शनि ग्रह। डी उत्तर राइट हो जाएगा शनि ग्रह। देखिए शनि ग्रह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है कि शनि में वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 वलय हैं, ध्यान रखिएगा। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। घनत्व जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों और जल से भी इसका जो घनत्व है कम है और इसे जल पर रखने पर तैरने लगता है, इसीलिए इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व जो है बहुत ही कम होता है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, और सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ये भी टाइटन ही है। तो मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1937 में हुई थी। ए उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि अगस्त ऑफर जो है कब हुआ था, या फिर अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर जो है 1940 में हुआ था। राइट हो जाएगा डी आंसर। देखिए समझिएगा 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्काल वायसराय लिनलिथिगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा, और दूसरा था कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो सबसे बड़ा समुद्री तट जो है आपका ये हो जाएगा कनाडा का। बी उत्तर राइट हो जाएगा कनाडा। अगला है कि शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर एंटीबॉडीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर एंटीबॉडीज, जिसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो आंदोलन चलाए थे वो थे राजा राम मोहन राय। राइट हो जाएगा सी आंसर राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। अगला है कि स्तूप क्या है। तो स्तूप जो है मेरे भाई ये है एक प्रकार का सावधान टीला। करेक्ट हो जाएगा ए आंसर। इसका जो अर्थ होता है ये बुद्ध के समय से होता है। देखिए स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ढेर। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर नॉर्वे का, पहले से ही रहता है। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, इजी है। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि मुद्रापूर्ति में M1 का घटक निम्नलिखित में से क्या है। तो मुद्रापूर्ति में M1 का घटक जो है ये हो जाएगा मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, देखिए ये भी सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक अच्छी बात बता दूं कि आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज लॉन्च की गई है जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रही है। खास बात तो ये है कि अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है और इसमें पूरा आपको जीके, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स कंप्लीट मिल रहा है। वो भी मेरे भाई ये न्यू सिलेबस पर आधारित है, अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। खास बात तो ये है कि टॉपिक वाइज और इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाया गया है। तो अगर आपको लेना है तो आप 60% डिस्काउंट के साथ इसको मात्र 39 रुपये में अभी के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है क्योंकि अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। इसी बुक के बारे में जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त कि एक बार अगर आप अच्छे से और दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो
गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद आपको मिल पाएगी। तो अगर आपको लेना है तो अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 8948667652। ये आपके सामने स्क्रीन आप पर आपको नजर आ रहा होगा नंबर, ठीक है। तो अब मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ वो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल में पूछे गए 22 जनवरी 2019 के द्वितीय पाली के सवाल। तो फर्स्ट पाली अभी हम देखेंगे, मिलेगा तो वो भी कराएंगे। अगला पहला सवाल इसमें है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो इसके लिए राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, उसे टेफ्लॉन कहा जाता है, वो भी उत्तर राइट हो जाएगा टेफ्लॉन। अगला है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो सौर कैलेंडर में कुल कितनी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, सी उत्तर राइट हो जाएगा। 12 राशियां आप जानते ही हैं। 12 राशियां कौन कौन सी हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां जो हैं सौर कैलेंडर में होती हैं। अगला सवाल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, बी उत्तर राइट हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय, भी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया, तो कहने का मतलब है कि नीति आयोग जो है कब ये अस्तित्व में आया था। तो आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है इसको 1 जनवरी 2015 को लाया गया, राइट हो जाएगा ए आंसर। नीति आयोग का पूरा नाम जो है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को सरकार के कार्यकारी आदेश पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, मणिपुर में स्थापित किया गया, बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक होना चाहिए, नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, मुख्यालय जो IMF का है यह अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता और विनिमय के दर की विधि एवं नियंत्रण इसका जो है प्रमुख कार्य है। इसकी अभिकल्पना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भी की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। तो वेदव्यास ने जो लिखा है वो है महाभारत, डी उत्तर राइट हो जाएगा महाभारत। और शिल्पादिकारक जो है तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, इसके लेखक जो हैं वो इलांगो अधिकल हैं। और रामायण जो है ये हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, आप जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है ये व्याकरण से संबंधित है, सी उत्तर राइट आंसर हो जाए। देखिए समझ लीजिए, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। अष्टाध्यायी 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र और आरंभ में वर्ण सामान्य के 14 प्रत्याधार सूत्र हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो जो प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इस संविधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था जब ये जोड़ा गया, पारित किया गया संविधान संशोधन 42वां। तो इसमें भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ये जोड़ा गया था। राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। अगला है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बी आंसर एक्सेलरेशन, या फिर कहा जाए त्वरण। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v - u = 2, मतलब v - u / t। जो v है आपका ये हो जाता है अंतिम वेग, u जो है आपका ये प्रारंभिक वेग है, और t जो है आपका ये समय है। अगला है कि ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियाँ किसकी विशेषता होती है। तो ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की जो विशेषता है वो है कि ये पर्णपाती वन होते हैं, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, पर्णपाती वन होते हैं। अगला है कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है,
तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है, तो ये हो जाएगा आपका मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 ही हो सकती है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला एक नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मॉडल को 1913 में बोर और रदरफोर्ड ने सम्मिलित करके इसको प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ए आंसर, हेपेटाइटिस ए ये नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए जो है आपका ये वायरस द्वारा सबसे ज़्यादा फैलने वाला लीवर या फिर यकृत का एक संक्रमण युक्त बीमारी है और ये दूषित भोजन या फिर कहा जाए पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगले सवाल है कि मनुष्य में जब यक्ष गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है तो युग्मनज जो है किसके रूप में विकसित होता है। तो युग्मनज जो है आपका ये मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। राइट हो जाएगा ए आंसर, मादा शिशु। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आयोग से संबंधित है। तो वित्तीय आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका वॉलरस का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वॉलरस का नियम। अगला सवाल है आपके सामने कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1992 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1992 में। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये है आपका भारत रत्न। डी उत्तर राइट हो जाएगा, भारत रत्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 338 के तहत। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस तारापुर समिति। राइट हो जाएगा आपका बी आंसर। अगला है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, चेन्नई में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेलवे जोन दिए गए हैं और इसके अलावा उनके जो मुख्यालय हैं वो दिए गए हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप यहाँ से इसको देख लीजिए। जैसे रेलवे जोन और मुख्यालय में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में है, पूर्व रेलवे का कोलकाता में है, दक्षिण मध्य रेलवे का हैदराबाद के सिकंदराबाद में है, उत्तर रेलवे का दिल्ली में है और उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद या फिर कहा जाए प्रयागराज में है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ये हो जाएगा आपके ए आंसर, 35 वर्ष 157 अनुच्छेद के तहत। अगला है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो दंती दुर्ग थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दंती दुर्ग। अगला है कि किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है आपका ये हो जाएगा गुजरात में। डी उत्तर राइट हो जाएगा, गुजरात में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तो आप जानते हैं कि जो 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महावीर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है वो होता है लवक या फिर कहा जाए प्लास्टिड। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक अवर्णीय लवक और एक होता है वर्णीय लवक। अगला है कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप जानते हैं गाइस कि फ्रांस जो है आपका ये पेरिस जो है ये आपका सीन नदी के किनारे है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, कुछ शहर दिया गया है, देख लीजिए। जैसे पेरिस जो है आपका फ्रांस में है, ये सीन नदी के किनारे है। और बोन जो है आपका जर्मनी में है, ये राइन नदी के किनारे है। वियना जो है आपका ऑस्ट्रिया में है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और स्टालिनग्राड जो है आपका रूस में है और ये हो जाएगा आपका वोल्गा नदी के किनारे। अगला है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। डी उत्तर राइट हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1905 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, दिल्ली में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11,320 जो व्यक्ति हैं ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगले सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, घुड़सवारी से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या जो है इसे आवृत्ति कहा जाता है, सी उत्तर राइट हो जाएगा, आवृत्ति। अगला है कि बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलीविया की राजधानी जो है आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले समझिएगा, बोलीविया की जो राजधानी है ये दो राजधानी है, एक संवैधानिक है और एक कार्यकारी है। संवैधानिक राजधानी जो है वो सुक्रे है और कार्यकारी राजधानी जो है वो लापाज है। उरुग्वे की राजधानी जो है ये है मोंटीवीडियो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है और पेरू की राजधानी जो है ये लीमा है। अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार जो है ये कहा जाता है कार्यशील पूंजी बाजार को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्यशील पूंजी बाजार को। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। मैं बहुत ही कम करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा खुद, ठीक है भाई। मानव की आवाज़ का उत्पादन जो है ये किसमें कंपन के कारण होता है? तो मानव की आवाज़ का उत्पादन जो है ये होता है स्वररज्जु में कंपन के कारण, भी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर पर लागू है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। ये प्रश्नकाल के समय का अनुच्छेद 1 है ना, उसमें अनुच्छेद 370 लागू होता था, हालांकि अब कहा जाए तो अब नहीं, अब ये हट जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी आंसर, सुंदरवन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया? तो कबड्डी के नियम जो हैं ये सबसे पहले कहाँ पर तैयार किए गए थे? राइट हो जाएगा डी आंसर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके उत्तराधिकारी जो थे वो थे बिंदुसार, बी उत्तर राइट हो जाएगा, बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो बिंदुसार थे, जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार का अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु भी कहा जाता है, और अंतिम शासक जो है मौर्य साम्राज्य का वो बृहद्रथ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टीपल चेंज है ये नहीं है। देखिए स्टंप और पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज क्रिकेट खेल से संबंधित है। जो स्टीप लचेज एथलेटिक्स का है ये एथलेटिक्स से संबंधित है, एक बाधा दौड़ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी के एक मौलिक कौशल नहीं है? तो इसमें से कहा जाए गाइस तो ये स्कीइंग नहीं है, जबकि ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग ये हॉकी से है। स्कीइंग जो है बर्फ पर फिसलने का एक खेल है। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव जो है आपका ये हो जाएगा असम में, बी उत्तर राइट हो जाएगा, असम में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलो प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ये हो जाएगा वी आंसर, घनत्व यानी डेंसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसको द्वारा बनवाया गया था? तो सारनाथ वाला जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था, सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए एक राजस्व व्यय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक राजस्व व्यय नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर संग्रह, ये नहीं है। जबकि ब्याज भुगतान, सब्सिडी और रक्षा व्यय ये जो है आपका ये है ना। देखिए सब्सिडी, ब्याज भुगतान और रक्षा व्यय ये राजस्व व्यय है। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च या फिर ऋण पर ब्याज अदायगी को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। कर संग्रह जो है राजस्व व्यय नहीं बल्कि एक राजस्व आय है। अगला है कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोन घाटी में आने या फिर रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी आंसर, मिस्टल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मिस्टल। तो ये भी सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, 50 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। भाई अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मैं बहुत जल्दी गाइस ये पूरा कंप्लीट कर लूँगा, बस लगे हैं, बहुत जल्दी से जल्दी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और गाइस अगर रहा भगवान का आशीर्वाद तो एग्जाम में सवाल भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों तक जो भी मतलब तत्पर है भाई की जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, अच्छे से मज़े से ज़िंदगी हो जाए, है ना। उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करो।